नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं की दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। भूपेश बघेल ने जिस तरह से अपने नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 15 साल के रमन सिंह के शासन के बाद लाई है छत्तीसगढ़ में, और जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया है। भूपेश स्वयं में एक किसान नेता कहलाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव में अपनी पैठ जमाई है, अपनी एक ऐसी छवि बनाई है जो वास्तव में माटी पुत्र है, ऐसा लोग कहते हैं। भूपेश बघेल आखिर जब मुख्यमंत्री बने थे और आज उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इतनी ऊंचाइयों में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहीं पर शहरी क्षेत्रों में भी उनकी काफी चर्चा हो रही है। खासकर पढ़े लिखे लोगों का यह कहना है कि भ्रष्टाचार की यह सरकार है। आखिर आने वाले चुनाव में लोगों के इन सवालों की, विपक्ष के इन सवालों का कैसे जवाब देंगे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लेकिन वहीं पर देखा जाए छत्तीसगढ़वाद, जातिगत समीकरण, ये सब नई नई बातें, लव जिहाद, ये सभी मामले खासकर वर्तमान भूपेश सरकार में ही उपजे हैं। जनता क्या सोचती है, जनता क्या सोच रही है, और वर्तमान भूपेश सरकार जिस पे आरोप है कि 36 अंकों के साथ, 36 पॉइंट्स के साथ जिस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से बहुत सारी घोषणाओं का उन्होंने अभी तक के 4.5 साल से भी ज्यादा हो गया और चुनाव की बेला आ गई है, अभी तक पूरा नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी वजह है? लेकिन भूपेश बघेल का जो स्वयं का राजनीतिक व्यक्तित्व है, जो स्वयं का व्यक्तित्व है, वो लगातार जुझारू है। वो अपने पार्टी के भीतर भी जूझ रहे हैं और बाहर में विपक्षियों द्वारा लगाए गए आरोपों से भी जूझ रहे हैं। वहीं पर उनके शासन में अधिकारी लगातार ईडी के द्वारा घेरे जा रहे हैं, ईडी के माध्यम से जेल की यात्रा भी कर रहे हैं। इन तमाम बातों से भूपेश बघेल लगातार घिरते जा रहे हैं। क्या इस नेता की करिश्माई नेतृत्व बरकरार रहेगी, या उनके साथी संगत सलाहकारों की वजह से उसमें कोई डेंट लगने वाला है? चुनाव आ गया है और स्वयं भूपेश बघेल को यह समीक्षा कर लेनी चाहिए कि वे किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच आए थे और कितनी उपलब्धियों को उन्होंने पूरी की है। आखिर उन्हें जनता का सवाल, जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि अभी जो 12 आदिवासी जातियों को लोकसभा और राज्यसभा में जो पारित हुआ, उसमें मंत्री जी के जो बयान है, जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अरुण साहू जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोनों कौन से तनी हैं? दोनों उन्हीं के हैं ना, एक मंत्री का है और एक अरुण साहू जी का है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये पत्र भी है जिसमें 2017 में मोदी जी को रमन सिंह ने पत्र लिखा, फिर उन्होंने अनंत कुमार जी को पत्र लिखा, फिर उन्होंने नंद कुमार साय को पत्र लिखा। तो ये चलता रहा, लेकिन इससे कोई लाभ हुआ नहीं। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रयास किया, ये 2021 का लेटर है जो मेरे द्वारा मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, और लगातार हम लोग प्रयास किए, तब जाके ये सफलता हासिल हुई है। तो यदि डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, तो फिर या तो रमन सिंह की चलती नहीं थी या उससे सही ढंग से उसको प्रोसेस किया गया है। हम लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिली, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी तरफ एक विज्ञापन अभी बीजेपी के द्वारा मुफ्त राशन गारंटी, मुफ्त वैक्सीन गारंटी, 5 लाख मुफ्त इलाज की गारंटी, जनौषधि केंद्र में सस्ती दवाइयाँ, पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की। तो पहली बात तो ये है कि यूपीए सरकार के समय ही 2008 में ये गारंटी, जो 5 गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी, जिसमें शिक्षा है, रोजगार प्राप्त करने का है, भोजन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसी के तहत 2008 में ही ये कार्यक्रम चल रहा है जो राशन गारंटी की बात है। ये बात अलग है कि रमन सिंह जी पहले 35 किलो देते थे, उसको बाद में 7 किलो कर दिए थे। और दूसरी बात है जेनरिक औषधि के मामले की बात है, ये भी 2008 से ही
संचालित हो रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि हमने इनका उत्थान किया है, तो क्या मानते हैं कि सिर्फ कागजों में हुआ है उत्थान? भाई, किसानों का आय दुगुनी यदि करने तो एक तरफ कृषि लागत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और रासायनिक खाद के भाव बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि लागत में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ किसान, सैकड़ों किसान की मौतें हुई, उनकी शहादत हुई, और उसको एमएसपी में, अभी खट्टर साहब के सरकार में भी सूरजमुखी के समर्थन में खरीदो इसलिए आंदोलन करना पड़ा, उसमें लाठियां बरसाई गई। ये पूरा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक डेढ़ महीने पुरानी बात। तो यदि किसान को एमएसपी में रेट नहीं मिल रहा है तो आय दुगुनी कैसे हो गई? केवल 6,000 रुपया देने से अब तो जो पहले दे दिए थे अब उसकी वसूली शुरू कर दिए हैं लोग, उसको नोटिस भेज दिए, पैसा जमा करो। तो ये इसी आय दुगुनी कहाँ से हो गई? और दूसरा सवाल कौन सा था? अनुसूचित जनजाति की बात। तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है। लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन के अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आपने दिया है इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही। पेशा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला, हमने बनाया। वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार का एक पट्टा नहीं दिए, हमने 4,000 सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा दिया और 18 लाख हेक्टेयर जमीन हमने दी। तो लगातार आदिवासी हित में कांग्रेस की सरकार, चाहे वो इंदिरा जी के समय की बात हो चाहे उसके बाद की बात हो, आदिवासियों के हित में लगातार काम होता रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लूटने का काम कर रही है। पक्का घर बनाने का और लखपति बनाने की बात इन लोगों ने की है कि ये 1985 में इंदिरा आवास की शुरुआत हुई थी। राजीव जी तब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये शुरुआत की। उस समय तो 6,000 रुपया दिया जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 70,000 और अब और बढ़ गया है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो रेशियो है 85-15 का, 75-25 का, इस प्रकार से रहा। अब तो ये अंतर बहुत घट गया है, 60-40 का हो गया। तो ये श्रेय लेना कि एक तो योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास था उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिए और कार्यक्रम तो वही है। दूसरा 2011 के बाद जनगणना नहीं किए। अब तो जो नए हितग्राही हैं, जब उसका चिन्हांकन ही नहीं हुआ है तो वो लाभ कैसे प्राप्त करेंगे? तो मुख्य रूप से बात यही है कि ये गरीबों को आवास का लाभ देना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, इसी तारतम्य में 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसका आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया और आर्थिक सर्वेक्षण कराने के बाद अभी स्थिति चल रहा है। तो जो नए हितग्राही हैं उसको भी आवास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। वैक्सीन की बात उन्होंने कही। वैक्सीन तो देश आज़ाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन, और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन। तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आज़ादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम। बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, आज तो बेरोजगारी दर देश में बढ़ गया है। और 2022 तक के, अब तो 2023 हो गया, किसानों की आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। कितने किसानों की आय दुगुनी हुई? और फिर 2022 तक के $5 ट्रिलियन के हमारा इकोनॉमी होगा। अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं और जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है उसे अपना बताकर श्रेय लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि ये लोगों को धोखा देने वाला है। इतना विधायकों, मैंने क्या कहा भाई, 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। राम पुकार सिंह जी, शेरशाह सिंह जी, है ना, उधर टी.एस. सिंह, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तवासी लखमा,
ये लोग हैं जो अपने दम पे विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीत के आए हैं। मैं 2-4 नाम लिए, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, है ना। तो अब उधर कितने नाम गिनाऊं जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के संभाल में ही जीतते हैं। तो ऐसा नहीं, जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कह सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। अब विधायक जब जीत रहा है, जीतने की स्थिति में, तो वो बोलेंगे उसके साथ जो घूमता है ना वो ठीक नहीं है। विधायक प्रत्याशी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो परिहार घूमता है ना, मोहन घूमता है, वो ठीक नहीं है। ऊबर और गौठान में जो घोटाला बताया 1300 करोड़ रुपए का बताया, इसको कैसे देखते हैं? अब भाई 250 करोड़ का गोबर खरीदे हैं और 300 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट दे चुके हैं, तो ये घोटाला कहाँ से हो गया, है ना। चारा घोटाले की तहत सीबीआई जांच, इनको हर चीज में जांच चल रही है। ये बयान देते हैं। अभी तक के हिंदुस्तान में जितने छापे छत्तीसगढ़ में पड़े हैं जब से हमारी सरकार बनी है, उतना शायद किसी प्रदेश में पड़ा हो। घूमते रहते हैं, गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले, अब गठान घूमेंगे। भाई पहले बयान देते हैं, उसके बाद छापा पड़ता है। तो ये तो प्रवक्ता है ईडी के। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मजबूत साथी हैं, तो ईडी और आईटी। अब सीबीआई की कहीं एंट्री नहीं है ना, इसलिए सीबीआई की बात नहीं कहूँगा, महाराष्ट्र में बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो ईडी और आईटी है। अब गठान घूम ले भाई, हमको क्या तकलीफ है। यदि वो दिखावा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमेटी बनवाना जाते क्यों? मतलब वो कमेटी बना के छत्तीसगढ़ में जाए तो ठीक है, और यदि इंडिया यदि टीम बना के चल दे तो दिखावा है, और वहाँ तो स्थिति ठीक कर लेना। अभी भी 90 दिन हो गया है, मणिपुर जल रहा है और उसे रोकने के डबल इंजन सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। अब वो बहाने ढूंढ रही है, वो चीन का, इसका, उसका। मतलब ये है कि आप सुधार नहीं सकते तो दूसरे पर दोष मत दो। तो चीन का भी है तो रोकने का काम तो आपका ही है। ये तो और उल्टा हो गया, केंद्र सरकार की और नाकामी सिद्ध हो रहा है। तो चीन यदि इस प्रकार से हरकतें करवा रहा है तो भारत सरकार की नाकामी है। सर बाघों की संख्या घटना बताया गया है छत्तीसगढ़ में 19 से 17 हुआ है। और लगातार हम लोगों का प्रयास यही है कि उसके वातावरण बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो ये उनका ट्रांजिट रूट भी पड़ता है। तो आते जाते रहते हैं, हो सकता है कि यहाँ के बाग वहाँ, वहाँ के बाग यहाँ, आते रहते हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से ये महाराष्ट्र के बाग तो यहाँ तक के डोंडी लोहारा तक आ गए थे, और इधर तो अचानक मार्ग की तरफ, कमरदा होते अचानक मार्ग की तरफ चले भी जाते हैं बाग। टाइगर कॉरिडोर बनाने के लिए पहल करेंगे, लगातार प्रयास हुई है। सर बीजेपी और हमने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखा भी कि हमको बाघ दे दें, और चीता तो बच नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात की तो जनता को उम्मीद थी अब यहाँ पर टमाटर, गैस सिलेंडर, तमाम चीज़ों का रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई टमाटर 180 वो क्या है, बहुत पहले रिकॉर्डेड रहता है और उसमें सब फोटो वोटो डालना होता है। तो मैं भी अभी देख रहा था, तो उसमें एक तरफ जहाँ से मन की बात कर रहे थे तो उसके साथ साथ फोटो भी चल रहा था। इसका मतलब एक बहुत पहले का है। अब इसके बाद शायद अगले मन की बात में ये बात आए कि टमाटर क्या और रसोई गैस की कीमत कम हो, तो उसके बारे में बात करें। बीजेपी अभी आज ही मैं अखबार में देख रहा था, जिसमें हमारे सांसद फूलोदेवी नेताम के जो बयान उसे देख रहा था, बहुत भयावह स्थिति। हालांकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। और अब आएंगे तो फिर वो प्रेस से भी बात करेंगे और संसद में भी बात होगी, तो दोनों होगी, तो आपकी जानकारी में। एनडीए ने दिखावा यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जी, चुनाव भी नज़दीक है, तो अभी जो सर्वे रिपोर्ट भी आ रही है उसमें कई दर्जन विधायक और 5 मंत्रियों की परफॉर्मेंस कमजोर बताई जा रही है। पता नहीं कहाँ से ये आप लोग देख लिए हैं। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और तभी सरकार रिपीट होगी भाई। अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। थैंक यू। ऊर्जावान मुख्यमंत्री है तो क्या युवाओं को हमेशा युवाओं को आगे लाए। बहुत सारे विधानसभा के टिकटों में देखेंगे सब नौजवान लोग आए हैं। दूसरा नगरीय निकाय चुनाव देख लीजिए, पंचायती राज चुनाव देख लीजिए, सब में युवा लोगों को मौका दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।
तप कर जिस तरह से सोना निखर जाता है, वहीं पर लगातार चुनौतियों के कारण भूपेश बघेल भी राजनीतिक तौर से निखर रहे हैं। उन्होंने अपने आप में जितना परिवर्तन लाया, अपने व्यक्तित्व में जितना परिवर्तन लाया और जिस तरह से राजनीति के साथ साथ वे कूटनीति भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे अब बेहद ही परिपक्व और अनुभवी राजनेता हो गए हैं। अब आने वाले चुनाव में अपनी सत्ता को किस तरह से 75 पार के वादे को निभाएंगे, जनता के बीच कैसे जाएंगे, किन चेहरों के साथ जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आज भूपेश बघेल की चर्चा है और बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, अपनी एकजुटता नहीं होने की वजह से कहीं पर भी वो चुनौती देते हुए नजर नहीं आ रही, वहीं पर भ्रष्टाचार के इतने मामलों के कारण भूपेश बघेल के कुर्ते पे दाग लगना तो तय है। लेकिन क्या इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार है कि वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसमें भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। राजनीतिक नेतृत्व को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वे अपनी सीमाएं ना लांघे, और जब प्रशासनिक सीमाएं लांघते हैं और चाटुकार विश्वास पात्र सभी के बीच दूरियां बढ़ जाती है तो किसी भी नेता के लिए बहुत गंभीर स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। नेता जनता के हित के बारे में सोचते हैं, नेता जनता के लिए लड़ते हैं, लेकिन यदि सत्ता सुख पाने के बाद नेता अपनी आंखें मूंद ले तो इसका प्रायश्चित भी उन्हीं नेताओं को करना पड़ेगा। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।